सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जोश शर्मा और आज हम लोग करेंगे नीट 2026 का सॉल्व बायोलॉजी क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है द इवल क्वाड्रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले आप लोग जान लें कि इवल क्वाड्रेट होता क्या है। ये बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से क्वेश्चन है, ठीक है, एंड इट्स कंजर्वेशन। तो आप लोग ने एनसीईआरटी अगर पढ़ा होगा, ठीक है। तो ईवल क्वाड्रेट क्या होता है? द ईवल क्वाड्रेट, पहला जो ईवल क्वाड्रेट है यानी ऐसी चार चीज़ें, क्वाड्रेट मतलब चार और ईवल मतलब बुरा, ऐसा चार बुरा चीज़ जो हैबिटेट, जो बायोडाइवर्सिटी के लॉस को बढ़ावा देता है। पहला क्या है? हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस का मतलब जो हमारे फ्लोरा और फौनाज हैं, यानी जो हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, उनका हैबिटेट लॉस करवाते हैं ह्यूमन। और क्योंकि जंगल काटते हैं तो उनका हैबिटेट लॉस होता है और फ्रैगमेंटेशन होता है। तो पहला पॉइंट है ये। दूसरा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, किसी स्पीसीज़ का ज़्यादा यूज़ करना, उसका शिकार करके उसका ज़्यादा यूज़ करना। जैसे आप सारे एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर सेशन है तो ज़्यादा डिटेल में भी मैं जाऊँगा नहीं, ठीक है। थर्ड, एलियन स्पीसीज़ इन्वेजन, किसी और जगह का स्पीसीज़ किसी और एरिया में ले जाने से क्या होता है? एलियन स्पीसीज़ इन्वेजन होता है, तो वहाँ के स्पीसीज़ को उससे खतरा होता है। जैसे नाइल पर्च वॉज इंट्रोड्यूस इन लेक विक्टोरिया कॉज्ड एक्सटेंशन ऑफ मोर देन 200 स्पीसीज ऑफ किक्लिड फिश। और फिर है हमारे पास चौथा, को एक्सटेंशन, कि कोई एक स्पीसीज़ ख़त्म होती है तो उस पर डिपेंड होने वाली दूसरी स्पीसीज़ भी क्या होगी? ख़त्म हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मधुमक्खी ख़त्म होगी तो तो जो फूल मधुमक्खी पे डिपेंड करता है पोलिनेशन के लिए, ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स जो डिपेंड करते हैं मधुमक्खी पे, तो वो प्लांट्स पे भी खतरा आ जाएगा, तो उनका भी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर जाएगा। और अगर वो प्लांट का डेथ हो गया, वो प्लांट का एक्सटेंशन हो गया, जो जिससे मधुमक्खियाँ अपना नेक्टर लेती हैं और सर्वाइव करती हैं, अगर वो प्लांट एक्सटेंड हो गया तो मधुमक्खी भी एक्सटेंड हो जाएगी। सिमिलरली प्लांट पे जो ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है वो भी एक्सटेंड हो जाएगा। इसको बोलते हैं को एक्सटेंशन। एक के ख़त्म होने की वजह से दूसरा भी क्या होता है? ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये जो चार चीज़ें हैं ये है ईवल क्वाड्रेट। अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं अपना। पहला ऑप्शन दिया हुआ ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन, सही है। एयर पोल्यूशन नहीं, एयर पोल्यूशन तो नहीं था इसमें। हैबिटेट लॉस, फ्रैगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन, को एक्सटेंशन। ये तो सही है। हैबिटेट लॉस था, फ्रैगमेंटेशन था, ओवर एक्सप्लॉयटेशन था, स्पीसीज इन्वेजन था, को एक्सटेंशन था। तो ये ऑप्शन आपका क्या है? सही है। बाकी सब ऑप्शन देख लें। इसमें एयर पोल्यूशन आ गया, ये भी गलत। इसमें क्या आ गया? सॉइल पोल्यूशन आ गया, तो ये ऑप्शन भी क्या गलत है? द सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये भी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा न्यूक्लियोलस, क्योंकि न्यूक्लियोलस में ही क्या बनता है? राइबोसोमल आरएनए। न्यूक्लियोलस कहाँ होता है भाई? तो सेल के न्यूक्लियस का भी जो सेंटर है, जो डेंस होता है, काफ़ी डेंस होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस के भी अंदर ये वाला हिस्सा डेंस हिस्सा, ये क्या है? न्यूक्लियोलस, ठीक है। यहीं पे आपका राइबोसोमल आरएनए का क्या होता है? सिंथेसिस होता है, ठीक है। गुड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नंबर थर्ड, मैच द लिस्ट विथ वन मैच द लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। ओके, तो ये सेल साइकिल से क्वेश्चन है। तो जीवन फेज, पहला क्या है आपका? जीवन फेज। तो जीवन फेज में क्या होगा हमारे पास? तो जीवन फेज में जो है सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूसली ग्रोज बट डज नॉट रिप्लिकेट्स इट डीएनए। क्योंकि ये ग्रोथ फेज है तो इसमें डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता है, सिर्फ ग्रोथ होता है। और एस इज योर सिंथेसिस फेज। आपको पता होगा एनसीईआरटी में लाइन है कि एस फेज सिंथेसिस फेज है, इसमें डीएनए तो डबल होता है लेकिन अमाउंट क्रोमोसोम डबल नहीं होता। डीएनए डबल हो जाएगा पर क्रोमोसोम डबल नहीं होता। तो ये बी जो है वो 3 से मैच कर रहा है। उसके बाद ये जो है G2 फेज, ठीक है। तो जो G2 फेज है हमारा, ये इससे मैच कर रहा है। प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूज। प्रोटीन सिंथेसाइज होता है और सेल ग्रोथ क्या है? कंटिन्यूज है। एंड देन यू हैव M फेज, माइटोसिस फेज। इसमें क्या होगा? एक्चुअल सेल डिवीजन होगा। तो आप मैच कर सकते हो। A मैच कर रहा है 2 से, तो A 2 से मैच कर रहा है यहाँ पे, और किसी में मैच नहीं कर रहा है। B 3 से मैच कर रहा है, यहाँ पे B 3 से मैच कर रहा है। C 4 से मैच कर रहा है,
और डी जो है 1 से, तो ऑप्शन 1 आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगेन लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। देखिए जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अगर कोई एक ऑप्शन आपने पहले ही सही मार दिया है, ठीक है, तो आप उसको डायरेक्टली हिट कर सकते हो। मैंने तो एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे चारों की चारों को मैच किया था, लेकिन कोई एक भी मैच होता है जो चारों में से अलग है, जैसे ए चारों में क्या था, अलग था, तो आप उससे भी इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ अभी आपको, जैसे इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते थे कि अगर आपको पता था कि जीवन फेज में ये सेकंड वाला ऑप्शन क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ए ही में सब में डिफरेंस है, पहला ही में, तो ए अगर सेकंड से मैच कर रहा था तो मुझे बाकी देखने की ज़रूरत नहीं थी, मैं 1 पे ही टिक कर देता स्पीड आंसर के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग एग्जाम में कर सकते हो। सेकंड इज मैच, ये भी वही क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से क्या करना है, मैच करना है। तो प्रोडक्टिविटी, ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी हम लोग किससे कहते हैं, जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन है। ठीक है, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज योर प्रोडक्टिविटी। तो ए का होगा 3, देखिए ए का 3 यहाँ पे 2 में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो बी को मैच करना पड़ेगा, बी भी दोनों में सेम है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन, यानी NPP इज GPP माइनस रेस्पिरेशन, ये आपके NCERT में ये फॉर्मूला दिया हुआ है। देन यू हैव ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सी में डिसाइड हो जाएगा कि कौन ऑप्शन सही है। ठीक है, तो सी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज योर rate of formation of, no it is not rate of formation of new organic matter by consumer, it is rate of production of organic matter during photosynthesis, gross primary productivity, ये complete primary productivity है ना, तो ये होगा आपका rate of production of organic matter during photosynthesis, सी का होगा 4, तो इसमें आ रहा है ऑफ कोर्स यही सही होगा। और लास्ट है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, किसको बोलते हैं, जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या हो, न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 क्या है आपका, सही है। ठीक है, नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आया गया हमारे पास, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसमें हमें स्टेटमेंट, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट बीइंग कट एंड क्लियर्ड, सही बात है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट काटा जा रहा है, एंड क्लियर्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन इज एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट लॉस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को काटा जा रहा है सोयाबीन की खेती के लिए, और ये एक एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है हैबिटेट लॉस का। ठीक है, बी स्टेलर सी काउ एंड पैसेंजर पिजन बिगेम एक्सटेंट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमंस, ये भी सही है, स्टेलर सी काउ और पैसेंजर पिजन दोनों ही एक्सटेंड कर चुके हैं क्योंकि ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ह्यूमंस के वजह से, सही है। द नाइल पर्च इंट्रोड्यूस इन लेक विक्टोरिया हेल्प इन पॉपुलेशन ऑफ किकलेट फिश, नहीं ये तो स्टेटमेंट मैंने अभी आपको पढ़ाया कि हेल्प नहीं किया, इसने डिक्लाइन कर दिया। जो नाइल पर्च को लेक विक्टोरिया में इंट्रोड्यूस किया गया, ये एक एलियन स्पीसीज इन्वेजन है, इसके वजह से किकलेट फिश की स्पीसीज घट गई, ख़त्म हो गई, तो ये ऑप्शन गलत है, यानी सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। वाटर हियासिंथ इज इन्वेसिव स्पीसीज, सही है, वाटर हियासिंथ जिसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, इन्वेसिव स्पीसीज़ है जो जनरली वाटर के अंदर जो जितने भी ऑक्सीजन है एब्जॉर्ब कर लेती है, और ये जनरली फ़िश को सर्वाइव करने नहीं देती है, ये इसको टेरर ऑफ बंगाल भी हम लोग बोलते हैं, वाटर हियासिंथ को, है ना, इसका नाम इकॉर्निया भी है। ठीक है, तो यानी ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। विच स्पीसीज बिकेम एक्सटेंट, द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज एसोसिएटेड विथ इट आर नॉट अफेक्टेड, व्हेन अ स्पीसीज एक्सटेंड, जब कोई स्पीसीज एक्सटेंड करती है तो उससे जो जुड़ा हुआ होता है, जो उससे एसोसिएटेड होता है, वो भी एक्सटेंड करता है, लेकिन इसमें लिखा हुआ नॉट अफेक्टेड, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको तो को एक्सटेंशन बोलते हैं, यानी A B D सही है, A B D इज करेक्ट, सो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हाँ, लिपिड, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बायोमोलिक्यूल, लिपिड आर वाटर सॉल्युबल, नहीं, लिपिड वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, ये गलत स्टेटमेंट है। प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड, ये सही स्टेटमेंट है, यस प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड। पॉलीसेकेराइड आर लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर, सही है, पॉलीपेप्टाइड पॉलीसेकेराइड लॉन्ग चेन ऑफ शुगर्स होते हैं, सैकेराइड्स।
एडनिन ग्वानिन और पायरिमिडीन, गलत। एडनिन और ग्वानिन प्यूरिमिडीन, प्यूरिन है, और साइटोसिन यूरासिल थाइमिन है पायरिमिडीन, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, यस नियरली ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। स्टेटमेंट बी सी ई, ये तीनों करेक्ट है, बी सी ई, तो बी सी ई ये रहा, बी सी ई, ऑप्शन 2 आपका क्या है, सही है। हाउ मेनी ATP and NADPH molecule are required to make one molecule of glucose throughout the Kelvin pathway? केल्विन पाथ में, केल्विन साइकिल में कितना ATP और NADPH रिक्वायर होता है एक ग्लूकोज बनाने के लिए? तो इसका आंसर है आपका 18 ATP and 12 NADPH, ठीक है, 18 ATP and 12 NADPH. Which of the following statement are not true रिगार्डिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस? इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और मॉलिक्यूलर सीजर, सही बात है, ये मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं इसको हम लोग, क्योंकि ये DNA और RNA को कट करने की प्रॉपर्टी रखता है अपने पास, तो वी ऑल्सो कॉल देम एज मॉलिक्यूलर सीजर। ये तो स्टेटमेंट सही है। दीज आर एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेग। बैक्टीरियोफेग क्या है? एक वायरस है, और ये वायरस किस पे अटैक करता है? ई कोलाई पे अटैक करता है, ठीक है। तो ये जो वायरस का DNA इसके अंदर एंटर करता है, ई कोलाई अपना डिफेंस में क्या करता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज करके इसका DNA को कट कर देता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज करके इसके DNA को ये क्या करता है? कट कर देता है, तो ये बच जाता है। ई कोलाई का ये डिफेंस मैकेनिज्म है, तो ये सही बात है। दीज आर, यही एंजाइम है जो रिस्पॉन्सिबल है बैक्टीरियोफेग को, जो रोकता है ई कोलाई पे अटैक करने से, रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ। ये स्टेटमेंट भी सही है। दे कट DNA ओनली एट सेंटर, नहीं, सिर्फ सेंटर पे नहीं काटता है, ठीक है, सिर्फ सेंटर पे तो DNA कट नहीं होता है, कॉर्नर्स पे भी कट हो सकते हैं, ठीक है। दे रिमूव न्यूक्लियोटाइड ओनली फ्रॉम द एंड, सिर्फ एंड से भी न्यूक्लियस, एक्चुअली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस भी होता है और एक्सोन्यूक्लियस भी होता है। तो एंडोन्यूक्लियस जो पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस के बीच से काटे, और जो एंड से काटे वो एक्सोन्यूक्लियस, तो उस हिसाब से ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैलेंड्रोमिक बेस पर ये स्टेटमेंट सही है। रिकॉग्नाइज करने के बाद ही वो क्या करता है? कट करता है पैलेंड्रोमिक बेस पर। तो स्टेटमेंट सी और डी गलत है। सी और डी कहाँ है आपका? इस ऑप्शन में, स्टेटमेंट सी एंड डी क्वेश्चन है। ये भी मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, ये भी मैचिंग क्वेश्चन है। देखिए डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन क्या होता है आप लोग ने बचपन से ही पढ़ा है, क्लास 9 से ही, कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। बड़े ऑर्गेनिक मैटर को छोटे ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देना, या इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देना, ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देना। ए का 3 होगा, दो ऑप्शन में ए का क्या है? 3 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट डेट्रिटस। डेट्रिटस हम लोग किसे कहते हैं? डेट्रिटस हम लोग कहते हैं जो डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल के, और वो ऑप्शन नंबर 4 में, यहाँ पे बी का 4, यहाँ पे बी का, ऑफ कोर्स यही आंसर सही होगा। मिनरलाइजेशन, मिनरलाइजेशन क्या होता है कि जितने भी अनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ चले जाएं? सॉइल में चले जाएं, ठीक है। एंड देन यू हैव ह्यूमिफिकेशन, accumulation ऑफ डार्क कलर्ड एमॉर्फस कोलाइडल सब्सटेंस। तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर, सबसे सही आंसर क्या है? 3, ए का 3 है आपका, मैच कर लीजिए आप लोग, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओव्यूल्स आर नॉट enclosed by ovary wall and remain exposed। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है कि ओव्यूल कवर्ड नहीं होता है अगर कहा जाए ओवरी वॉल से, इन किस में से? तो जो पहला ऑप्शन है हमारे पास वो क्या है? स्लैजिनेला, सेकेंड है फ्यूनेरिया, थर्ड है पाइनस, और 4 है वुल्फिया। तो अगर हम लोग ये चारों ऑप्शन देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग ये समझना पड़ेगा कि इनमें से कौन ऐसा है जिसके पास ओव्यूल है लेकिन ओव्यूल कवर्ड नहीं है ओवरी वॉल से, ठीक है। तो जो स्लैजिनेला है, स्लैजिनेला एक्चुअली में तो ये आएगा ट्रिडोफाइटा में, किसमें आएगा? ट्रिडोफाइटा में, इसका फाइलम ट्रिडोफाइटा है, ठीक है। तो जिसको इसका जो डिवीजन है दैट इज अ ट्रिडोफाइटा। तो ट्रिडोफाइटा में अगर ये आता है तो ट्रिडोफाइटा में तो स्पोर से क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। तो इसमें तो जब स्पोर से रिप्रोडक्शन होता है तो ओव्यूल का सवाल ही नहीं उठता। फ्यूनेरिया जो है, ठीक है, ये ब्रायोफाइट्स में आते हैं। तो ब्रायोफाइट्स में भी अगर हम लोग देखें तो ये भी स्पोर से रिप्रोड्यूस करते हैं। और पाइनस ये जो है ये जिम्नोस्पर्म में,
ये है जिम्नोस्पर्म। और आपको पता है कि जिम्नोस्पर्म जो है वो नेकेड सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। नेकेड सीड्स का मतलब क्या है? मतलब सीड्स यानी ओव्यूल विच आर नॉट कवर्ड बाई ओवरी, ओव्यूल्स विच आर नॉट कवर्ड बाई ओवरी। एंड देन यू हैव वुल्फिया। वुल्फिया में क्या है? ये तो एंजियोस्पर्म है, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है। और एंजियोस्पर्म तो फ्लावर प्रोड्यूस करता है, आपको पता है, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। तो इसमें तो ओव्यूल जो है वो कवर्ड होता है ओवरी से। ओव्यूल इज कवर्ड बाय ओवरी। तो सही ऑप्शन तो माइनस हो जाएगा क्योंकि इसके पास सीड तो है लेकिन वो कवर्ड नहीं है, और इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली वही पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है? सही है। नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। इसमें भी आप लिस्ट मैच करना है। तो इसमें क्या है? प्लेसेंटेशन दिया हुआ है, ठीक है, प्लेसेंटेशन कि प्लेसेंटा का अरेंजमेंट कैसा है। तो सबसे पहले मार्जिनल प्लेसेंटेशन, तो आप लोग सब जानते हैं, तो मटर में होता है मार्जिनल प्लेसेंटेशन ऐसा जो होता है, और फिर यहाँ पे ओव्यूल्स अरेंज होते हैं। तो मार्जिनल में तो ए का तो 2 हो जाएगा, ठीक है, और ए का 2 एक ही ऑप्शन में है जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? 3, ठीक है। और फिर जो बी है एक्साइल, एक्साइल का हो जाएगा आपका लेमन। देन यू हैव पेराइटल, ये हो जाएगा मस्टर्ड। और डी बेसल होगा मेरी गोल्ड। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इन एंजियोस्पर्म रूट हेयर अराइज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ रूट? द रूट कैप जोन, द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, द रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, द रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो इसमें जो सही आंसर है वो है रीजन ऑफ मैच्योरेशन, जहाँ से क्या निकलते हैं? रूट हेयर निकलते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो रीजन ऑफ मैच्योरेशन है यहीं से क्या निकल रहा है? रूट। ये एनसीईआरटी के डायग्राम में रीजन ऑफ मैच्योरेशन से क्या निकल रहा है? रूट हेयर। रीजन ऑफ इलॉन्गेशन में तो ये रूट इलॉन्गेट होता है, ठीक है। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, यहाँ से तो सेल डिवाइड, बहुत सारे सेल डिवाइड होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल, जो रीजन ऑफ इलॉन्गेशन को लंबा करता है और रूट कैप का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो आंसर होगा आपका रीजन ऑफ मैच्योरेशन। Which of the following is not a characteristic of plant cell in the phase of elongation? Increase vacuolation, large conspicuous nuclei, cell enlargement and new cell wall deposition, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है आपका नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल, कौन सा इसमें प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है इन द फेज ऑफ इलॉन्गेशन, इलॉन्गेशन के फेज में? तो इसका होगा लार्ज कंस्पिशियस न्यूक्लियस। ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है प्लांट सेल का इन द फेज ऑफ इलॉन्गेशन। क्वेश्चन नंबर 14, जो अगला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेफरेंस टू अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट? तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट आप लोग को याद होगा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कुछ ऐसा दिखता है ना, एक स्ट्रक्चर, ये एक जीन है। तो इस जीन को हम लोग जब पढ़ते हैं डिटेल में, एक जीन, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को जब हम लोग पढ़ते हैं, इसी से क्वेश्चन ये दिया हुआ था। क्या क्वेश्चन है हमारे पास? अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज डीएनए डिफाइंड प्राइमरी बाय 3 रीजन, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल, जीन एंड टर्मिनेटर। सही बात है, इसमें प्रोमोटर होता है, ठीक है, फिर ये स्ट्रक्चरल जीन है, और ये हिस्सा क्या, टर्मिनेटर है, ठीक है। ये स्टेटमेंट सही है। द प्रोमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड 5' एंड ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। प्रोमोटर कहाँ पे लोकेटेड है? तो जो प्रोमोटर लोकेटेड है वो है 5' पे। स्ट्रक्चरल जीन का हम लोग जो लोकेशन लेते हैं वो कोडिंग स्ट्रैंड के बेसिस पे यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो अगर कोडिंग स्ट्रैंड के बेसिस पे बात की जाए तो 5' पे क्या है हमारे पास? ये प्रोमोटर है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है आपका? ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। Statement 2 is also correct कि promoter is said to be 5' end of structural gene. The promoter is a DNA sequence that provide binding site for RNA polymerase. Promoter एक binding site provide करता है RNA polymerase के लिए, तभी तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है। तो RNA polymerase को बाइंड करने देता है प्रोमोटर ही। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है। The promoter define the template and coding strand. प्रोमोटर डिफाइन करता है टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड्स, सही बात है, ये स्टेटमेंट भी सही है। द टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड 3' एंड, और टर्मिनेटर कहाँ है? 3' एंड पे है टर्मिनेटर, क्योंकि मैंने बताया कोडिंग स्ट्रैंड को रेफरेंस लेके चला जाता है, तो टर्मिनेटर तो 3' एंड पे ही है, सही है।
ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया, सही हो गया। यानी सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है आपके, सही हैं, इसमें सारा स्टेटमेंट सही है। तो ए बी सी डी ई, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, अल्फा हेलिक्स इन विच लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स जो है वो किस लेवल का प्रोटीन क्या है, स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट दोनों ही आपको याद होगा बायोमोलिक्यूल्स में, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग टू अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट क्या है, सही है यहाँ पे। तो यहाँ पे दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, सही है। मीथेन्स को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें, यानी मीथेन CH4 जो होता है, इसमें अगर आप चारों हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करें, एक हाइड्रोजन पे आप लगा दें, आप अमाइन लगा दें, एक हाइड्रोजन पे आप लगा दो अमाइन, एक पे लगा दो कार्बोक्सिलिक एसिड, एक को हाइड्रोजन रहने दो, और एक पे वेरिएबल ग्रुप रख देते हैं हम लोग, तो ये क्या है, अमीनो एसिड ही तो बन जाएगा। स्टेटमेंट तो ये सही है, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। उसके बाद सेरीन इज़ एन एरोमेटिक एसिड, नहीं। ट्रिप्टोफैन एरोमेटिक एसिड होता है, एरोमेटिक अमीनो एसिड होता है। वैलिन इज़ न्यूट्रल, सही बात है, वैलिन क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। लाइसिन इज़ एसिडिक, नो, लाइसिन इज़ नॉट एसिडिक अमीनो एसिड। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो गया, ठीक है। बी और डी गलत, ए और डी, ए और सी क्या है, सही है। तो ए एंड सी, यानी 16 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सो हमारा अगला क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ बोलीफॉर्म सेल्स इन ग्रासेस इज। बोलीफॉर्म सेल जो होते हैं ग्रास में, इनका जो मेन फंक्शन क्या होता है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, बस वाटर लॉस को मिनिमाइज करना ट्रांसपिरेशन के वक्त, जब क्या हो, स्ट्रेस में हो प्लांट, यानी जब प्लांट ड्राउट में हो, तो वाटर लॉस को मिनिमाइज करना, यही इसका क्या है, फंक्शन है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द फॉलोइंग। द वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विथ PS1, नहीं। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स PS2 से, फोटो सिस्टम 2 से एसोसिएटेड होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। द C4 प्लांट यूज C3 पाथवे ऑफ CO2 फिक्सेशन एज द मेन बायोसिंथेटिक पाथवे, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। C4 प्लांट पहले C3 पाथवे से होते हुए ही गुजरता है ना, CO2 फिक्सेशन के लिए, सही स्टेटमेंट है। द C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर, सही बात है, फोटो रेस्पिरेशन C4 प्लांट्स में नहीं होता है, ठीक है। द C3 प्लांट एग्जिबिट क्रैन्स एनाटॉमी, नहीं, क्रैन्स एनाटॉमी C4 प्लांट में होता है, तो स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ए और डी गलत है, और ए तो बस एक ही में ऑप्शन ही है, तो ऑप्शन 2 ही आपका सही होने वाला है। ATP सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट अकर थ्रू केमोऑस्मोसिस, सही है। केमोऑस्मोसिस से ही क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, ATP का सिंथेसिस होता है। तो ये 3 स्टेटमेंट सही है, और ये गलत है, ए और डी गलत स्टेटमेंट है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा।